किससे घोड़सवारी सीखी? परदादा करते थे, दादा को आई, वालिद साहब, आया जान वगैरह को, फिर उधर से ही अभी भी याद करते हो? मैं घोड़े से गिर गया। कौन सी नस्ल का घोड़ा पसंद करते हैं? आई कैचिंग, वो आपके लिए क्या लम्हा था? हौसले बुलंद हो जाते हैं। कौन सी नेज़ाबाजी को ज्यादा पसंद करते हैं? सिंगल में ज्यादा मजा आता है। मोस्ट फेवरेट इवेंट कौन सा है? सुल्तानिया अवान क्लब की ज़ेरे क़यादत कोलंबे वाला मेला, पेशाब वाला मेला है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट बिलाल शफी और आप देख रहे हैं सुल्तान नेज़ाबाजी टूर्नामेंट। आज हमारे साथ जो स्पेशल गेस्ट हैं उनका नाम है मोहम्मद असद हयात साहब। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? शुक्र। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, आपने गुनहगो मसरूफियात से हमारे लिए सर वक्त निकाला है। नहीं जी, ये आप लोगों की नवाजिश है कि आप लोगों ने सोशल मीडिया पे हमारी गेम को और तमाम लोगों को प्रमोट करने के लिए एक मिशन जो है जारी रखा हुआ है। उसके लिए मैं सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ जो अपना टाइम निकाल के इतना ज़्यादा एफर्ट करके आप लोग जाते हैं, लोगों के पास इंटरव्यू लेते हैं और काफ़ी सारे लोग उनसे मुस्तफ़ीद होते हैं। थैंक यू वेरी मच जी सर, थैंक यू सो मच। सर सबसे पहले हमारी ऑडियंस को ये बताइएगा कि घोड़सवारी जो आपने सीखी है उस वक्त आपकी एज क्या थी, आपने किससे घोड़सवारी सीखी और आप पाकिस्तान के किस सूबे से ताल्लुक़ रखते हैं और आप किस शहर से जो है वो आपकी वाबस्तगी है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं गुजरात शहर से ताल्लुक़ रखता हूँ, पंजाब के अंदर है और सेंट्रल पंजाब में है, सब लोगों को पता है। और गुजरात के अंदर तहसील खारियाँ में हमारा गांव है, कोलियाँ शाह हुसैन। बेसिकली मैं उधर से बिलोंग करता हूँ। जिधर तक रहेगी नेज़ाबाजी या घुड़सवारी का ताल्लुक़, ये हमारे परदादा करते थे, उनसे दादा को आई, दादा से वालिद साहब और मेरे चचा ताया जान वगैरह को ट्रांसफ़र हुई और फिर उधर से ही ये चीज़ हम देखते देखते सबसे पहले तो इस शौक़ में पड़े। जब हम अपने वालिद ग्रामी को नेज़ाबाजी में हॉर्स एंड कैटल शो और उस वक़्त क्योंकि मेला मंडियाँ होती थी, प्राइवेट मेले बहुत कम थे, ऐसे ही तो सरगोदा और हॉर्स एंड कैटल शो इन जगहों पे देखते थे। इवन एक्सन कॉलेज में जब ओल्ड बॉयज़ का कंपटीशन होता था वो उधर तशरीफ़ लाते थे, तो उनको देख देख कर एक शौक़ और एक ये तशनगी आई कि हमें भी इस शौक़ में पढ़ना चाहिए। शुरू में जिस तरह तमाम छोटे बच्चे नेज़ाबाज घरानों के जो हैं वो पैदल नेज़ाबाजी करते हैं, जी बिल्कुल। फिर साइकिल पे शुरू की और फिर जब हम एक्सन कॉलेज में दाखिल हुए तो उधर प्रॉपर राइडिंग स्कूल है, प्रॉपर राइडिंग की ट्रेनिंग है। और मेरे वालिद साहब, मेरे ताया जान, यानी कि मेरे वालिद और ये 5 भाई थे, चारों ने उधर से प्रॉपर टेंट पैगिंग, शो जंपिंग और प्रॉपर राइडिंग एक्सन कॉलेज से सीखी। इनके उस्ताद मोहतरम थे रिसालदार वज़ीर अहमद और उनके हाथों के स्टूडेंट्स जो हैं कमाल के हैं, जिनमें आजकल अगर आप नज़र दौड़ाएं तो उनमें खान कमर ज़मान खान साहब हैं, जी आमिर मुनव्वर साहब हैं, ये उन्हीं के शागिर्द हैं। तो मेरे वालिद साहब भी उन्हीं के शागिर्द थे, ताया और ये सारे। उधर से जब ये एक्सन कॉलेज से निकले तो ये काफ़ी दोस्त थे हॉस्टलाइट्स, जिनमें हमारे सरदार फ़तेह खान मेकन साहब जो हमारी क्लब के इस वक्त सरबराह भी हैं। सही। जब ये FC कॉलेज गए तो इन्होंने प्राइवेट एक क्लब बनाया जिसका नाम पंजाब क्लब था और उससे पहले ये ओल्ड बॉयज़ के नाम से भागते थे, हॉर्स एंड कैटल शो। हमने वो इनको देखा बचपन में 90s के अंदर, तो शौक़ तो था। जब एक्सन कॉलेज में गए तो राइडिंग हमने ऑप्ट की। चौथी जमात जो है K4 जिसे कहते थे, उस वक़्त उधर राइडिंग की क्लासेस शुरू होती थी। चौथी जमात से हमने एक्सन कॉलेज में राइडिंग क्लासेस लेना शुरू की और टिल FSC हम उस तमाम प्रॉपर जो चैनल था राइडिंग का उसके अंदर से गुज़र के एक प्रॉपर राइडिंग अपनी तरफ से सीखी। अभी बहुत कमी है क्योंकि नो वन इज़ परफेक्ट। जी सर बिल्कुल। और इस गेम के अंदर, बल्कि तमाम गेम्स में ही, लेकिन ख़ुसूसन इस गेम के अंदर स्काई इज़ द लिमिट, तो बंदा सीखता ही चला जाता है। तो अभी भी सीख रहे हैं, लेकिन प्रॉपर जो हमारी बेस थी वो एक्सन कॉलेज से शुरू हुई। जब मैं एक्सन कॉलेज से पास आउट हुआ तो मैं USA में चला गया, उधर आला तालीम लेने के लिए, बैचलर्स और मास्टर्स करने के लिए। पहले बर्कले कॉलेज में था,
फिर डाउलिंग में आया। जब डाउलिंग में आया तो वो लॉन्ग आइलैंड न्यूयॉर्क के अंदर सबर्ब्स के अंदर थी यूनिवर्सिटी, हमारा कॉलेज। तो उनकी एक राइडिंग टीम थी, तो आई जॉइंड दैट राइडिंग टीम। पहले फ्लैट सैडल, अमेरिकन ज़बान में जिसको हम स्कूल वर्क्स कहते हैं वो जी। फ्लैट सैडल कहते हैं। फ्लैट सैडल के अंदर पहले उधर कंपटीशंस में हिस्सा लिया, फिर शो जंपिंग उधर भी शुरू की। जो पाकिस्तान की एचसन कॉलेज की शो जंपिंग थी वो, और जो यूएसए में जाके की, उसमें काफ़ी फ़र्क था, बहुत कुछ सीखने को मिला। तो आप समझ सकते हैं कि राइडिंग के साथ वाबस्तगी जो है बचपन से लेकर आज के दिन तक है, और कोशिश है कि अल्लाह ताला इसको कायम दायम रखे। ये एक शौक़ है जी। जो इंसान के अंदर बसता है, और बस इसी को लेके चल रहे हैं जी। माशाल्लाह। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जितना भी आपका ये सीखने का जो पीरियड था, इसके अंदर कोई ऐसा वाक़या जो आप अभी भी याद करते हो? क्योंकि एक जानवर है, उसको संभालना है, उसके ऊपर बैठना है, वो सीखना है सारी चीज़ें। कोई ऐसा वाक़या जो आप उसको याद करते हो सर? बिल्कुल जी, वैसे तो बहुत सारे वाक़यात होते हैं, और जो तल्ख़ वाक़यात हैं वो भी याद रहते हैं। जो अल्लाह ताला जब फ़तह नसीब करता है या कोई अचीवमेंट मिलती है वो भी याद रहता है। जी, जी, ऐसे ही। मैं जब एचसन कॉलेज में था, आप समझे 11वीं जमात में, तो उस वक़्त छुट्टियां थी, तो मैं वालिद साहब के साथ सरगोदा मंडी पे गया। वालिद साहब नेज़ाबाजी कर रहे थे, पंजाब क्लब सारा नेज़ाबाजी कर रहा था। ये बात है 2001 2000 की, 2000 की एग्जैक्टली। तो फरवरी का महीना था, तो मैं जनाब उधर चला गया देखने के लिए। शौक पड़ा कि अब घोड़ा भी भगाते हैं। सही। तो वालिद साहब को मैंने कहा जी आज मैंने भी नेज़ाबाजी करने का जी कर रहा है। तो उन्होंने, एक अपने साथी हैं उनका घोड़ा, मुझे कहा इस पे सवारी करो और कर लो नेज़ाबाजी। तो वालिद साहब की बारी गुजरी, ये टॉप नंबर्स में सारे भागते थे, सीनियर थे। जी, जी। तो हम लोग जूनियर थे, हमने पीछे भागना था काफ़ी। तो जब ये भाग चुके तो मेरी बारी आई, मैंने घोड़ा भगाया। तो बस इतना मुझे याद है कि किला अटेम्प्ट करते हुए मैं घोड़े से गिर गया। रकाब में मेरी एक पाँव फंसा हुआ था और घोड़ा मुझे लेके जा रहा था। मैं अनकॉन्शियस हो गया। तो उसके बाद आपकी लाइफ का पहला इवेंट था वो? नहीं, ये पहला नहीं, लेकिन एक ऐसे मेगा इवेंट में घोड़े से गिरना और अनकॉन्शियस होना, ठीक। ये पहली दफा। घोड़े से गिरते रहे हैं लेकिन अनकॉन्शियस नहीं हुआ कभी। सही। उस दिन नेज़ाबाजी के दौरान मैं बेहोश हो गया और मुझे हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल जाके मुझे होश आई, और वो भी एक प्रोसेस था, बड़ा दर्द, उसमें काफ़ी तकलीफ थी। सही। तो खैर मुझे वो डॉक्टर्स ने ड्रिप्स वगैरह लगाई, वालिद साहब, इनके दोस्त वगैरह बैठे हुए थे। जी, जी। तो तकरीबन 15 या 20 मिनट बाद मैंने अपने कज़न से पूछा कि हम सरगोदा आ गए हैं। तो उसने कहा आप घोड़े से भी गिर चुके हैं। सही। यानी कि कैफियत ये थी। ये हालत। तो अब अभी डॉक्टर्स ने एक्सरे वगैरह करने थे कि क्या इस बंदे की कोई चीज़ टूटी है, क्या हुआ है। जी। सीटी स्कैन भी होना था। तो मुझे अनकॉन्शियसली मैं उठा और मैं वॉशरूम में चला गया। अब वो कज़न भी देख रहा है कि यार ये बंदे तो चल रहा है। तो वॉशरूम जाके जब हाथों को और चेहरे को देखा तो समझ आई कि वो काफ़ी ज़्यादा चोटें थीं। जी। तो वापस आया तो ये अल्लाह ताला का मौजज़ा था कि कोई मेरे साथ ऐसा हड्डी या कोई ऐसा फ्रैक्चर नहीं हुए, नुकसान नहीं हुआ। लेकिन वो जो सीट थी घोड़े पे बैठने वाली, वो हमारी भी वो आप समझ सकते हैं, एक बचपना था तो बहुत ज़्यादा कोशिश करते थे बाहर निकल के भागने की, कॉपी करते थे। तो उस टाइम पे आज के दिन तक वो जो दरमियान वाले, क्योंकि ये 6 सेकंड की गेम है, जी, बिल्कुल। शायद इसमें सारे रिफ्लेक्सेस काम करते हैं। तो वो जो एक रिफ्लेक्स होता है जब आप लांस निकालते हैं और एक स्टांस बनाते हैं, जी। उस टाइम पे मैं हमेशा कॉन्शियस आज के दिन तक होता हूँ कि कहीं मैं उस पोजीशन पे ना चला जाऊं जिस पोजीशन पर सरगोदा। वो लेसन भी बन गया। लेसन भी बन गया, और वो एक वाकया भी जो हमारे जितने भी इस वक्त उस वक्त के बुजुर्ग थे, लोग थे, वो कहते हैं कि ये मौजे से कम नहीं था जो हादसा जिस तरह हुआ। बिल्कुल। क्योंकि मैं तो अनकॉन्शियस था, लेकिन अल्लाह ताला की बस नवाजिश है कि बच भी गया। आप बच गए। और उसके बाद फिर मैं 2 साल का वक्फे के बाद दोबारा नेज़ाबाजी शुरू की, क्योंकि वो एक जो होता है ना, ज़हन के ऊपर एक अजीब सा खौफ वो आ जाता है इंसान को एक टाइम पे।
लेकिन क्योंकि वो जवानी का टाइम था तो आई रिकवर्ड इट, और फिर मैंने 2002 में दोबारा नेज़ाबाजी शुरू कर दी थी। अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद कोई ऐसा वाकया नहीं है, लेकिन वो कहते हैं ना जी कि गिर गिर के ही इंसान को जो है वो हमेशा आती है। और ये भी घुड़सवारी भी एक ऐसी चीज़ है कि जब तक आप प्रैक्टिकली इसको ना कर सकें तब तक, यानी कि ये किताबी चीज़ तो है, लेकिन किताब पढ़ने के बाद अगर आप उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट ना करें जी तो यू वॉन्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड। सो सवारी के अंदर सबसे पहली मेरे नज़दीक, शायद मैं गलत हूँ, कि प्रैक्टिकल का बहुत रोल है, बहुत रोल है। और उस रोल के अंदर मैं अपनी एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ टेंट पैगिंग का। जी सर। इसी तरह शो जंपिंग में जब यूएसए में था तो रकाब थोड़ी सी लंबी थी, जिसकी वजह से मैं हर जंप के बाद जो है ऑफ बैलेंस हो रहा था। तो जो हमारा इंस्ट्रक्टर था वो मुझे कह रहा था रकाब छोटी करो, लेकिन मैं क्योंकि उस रकाब में अपने आप को फिट समझ रहा था। ठीक। तो जैसे कंपटीशन ख़त्म हुआ तो उसने मुझे लेक्चर दिया, क्योंकि उनकी और रवायात हैं, वो सख्ती नहीं करते, बड़े पोलाइटली वो लोगों को तो जब उसने मुझे कहा कि यार तुम ट्राई तो करो, तो वही बात हुई, जब रकाब छोटी की तो वो जो सीट की ऑफ बैलेंस थी वो ख़त्म हो गई। तो ये चीज़ें, एक्सपीरियंसेस जो हैं ये बहुत काउंट करते हैं, ऐसे ही है सर। और वो हम अल्हम्दुलिल्लाह मिल रहे हैं, आज के दिन तक सीख रहे हैं जी। जब जाते हैं कंपटीशंस में इंटरनेशनल, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आज के दिन तक हमें नहीं पता, लेकिन उधर जाके सीखने को मिलती हैं। जैसे जैसे सर आप इस गेम में एंटर होते गए वैसे वैसे ही सीखने का। जी 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 जी, क्योंकि इस गेम में कोई भी परफेक्ट एंटर नहीं होता। ऐसे ही। कोई भी इक्वेस्ट्रियन गेम हो, शो जंपिंग हो, टेंट पैकिंग, क्योंकि नेज़ाबाजी ज़रा हमारे एक ऐसी गेम है जो पॉपुलर हो गई है, जो आम हो गई है, तो उसके ऊपर बात करते हुए हर बंदा अंडरस्टैंड करता है। लेकिन पिछले 2-3 साल से तो बहुत ज्यादा जी, बिल्कुल आप समझे पिछले 10 सालों से ये मुसलसल अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ती जा रही है पॉपुलैरिटी में। बिल्कुल ऐसे। तो इसकी सीट, प्रॉपर राइडिंग की सीट, शो जंपिंग की सीट टोटली डिफरेंट है। तो इन सब को अगर आप एक इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे तो इट्स नॉट पॉसिबल। तो इस हर चीज़ का एक अपनी है तालीम। जी सर। वो एक्सपीरियंसेस से ज़्यादा नेज़ाबाजी हमारी जो देसी है उसमें 70-80% लोग जो है वो एक्सपीरियंसेस से सीख रहे हैं। ये सब बताइएगा कि मुख्तलिफ किस्मों के घोड़े होंगे आपके थान पे, आप सबसे ज़्यादा कौन सी नस्ल का घोड़ा पसंद करती हैं? देखें जी, सबसे पहली बात तो ये है कि जो अच्छा घोड़ा है वो हर नस्ल में मौजूद है। खूबसूरती जो है वो हर नस्ल में मौजूद है। जो घोड़ा आपको आई कैचिंग हो या पहली नज़र में वो आपको अपनी तरफ खींचे, वो ज़ाहिरी बात है खूबसूरत है। और यही बेसिक मेरे नज़दीक जो है घोड़े की तारीफ़ है कि वो आपको अपनी तरफ मुतवज्जो करे। हर बंदे की एक अपनी चॉइस होती है। फिर वही बात आगे रिपीट करते हैं हिस्ट्री से, तो हमारे घर में थॉरोब्रेड घोड़े इस्तेमाल होते थे, मिक्स और थॉरोब्रेड घोड़े। हमारे वालिद साहब और सब ने थॉरोब्रेड घोड़ों पर ही नेज़ाबाजी भी की, सवारी भी की। फिर जब एचसन कॉलेज गए उधर भी थॉरोब्रेड घोड़े ज़्यादा इस्तेमाल होते थे। देसी घोड़े भी होते थे लेकिन थॉरोब्रेड ज़्यादा होते थे। जो एचसन कॉलेज की घोड़ों की प्रॉपर ट्रेनिंग थी वो वही ट्रेनिंग थी जो प्रॉपर स्कूलिंग थॉरोब्रेड घोड़ों पे जो मोना डिपू में या बड़े बड़े जो आर्मी के इंस्टीट्यूट्स हैं जिनको रिसाले के सवार कहते हैं पुराने लोग, तो ये रिसालदार और ये सारे क्योंकि उसी स्कूल से निकले हुए थे, तो ये प्रॉपर राइडिंग, ट्रॉट, कैंटर और उसके अंदर ज़्यादा होते थे। तो वो देसी घोड़े को भी मिक्स घोड़े की तरह ही ट्रीट करते थे एचसन। तो जब मैंने नेज़ाबाजी की जो स्टार्ट है मेरा या सवारी का स्टार्ट है वो तो मिक्स या थॉरोब्रेड घोड़े के ऊपर ही हुआ है। यूएसए में मिले ही वार्म ब्लड या थॉरोब्रेड घोड़े थे। जब पाकिस्तान आया तो 2003 के अंदर मैंने पहली दफ़ा नुकरा घोड़ा जो है देसी एक वो लिया, उस पे नेज़ाबाजी की। तो उधर से फिर देसी घोड़ों का भी शौक लग गया। बेसिकली जो घोड़ा मुझे अट्रैक्ट करता है, चाहे देसी हो चाहे थॉरोब्रेड हो, वो घोड़ा अच्छा लगता है और कोशिश होती है कि अगर अल्लाह ताला नसीब कर दे तो उसकी बड़ी मेहरबानी है। लेकिन आपको ये मैं बता दूं कि घोड़े की खूबसूरती हर नस्ल के अंदर मौजूद है। देसी घोड़े की एक अपनी साख्त है, एक अपनी
सीट है जिसको आप कहते हैं ना, बड़ी हल्की राइड आती है उसकी, उसका एक अपना स्टाइल है। थॉरोब्रेड घोड़ा जो है उसके अंदर भी हल्की राइड होती है, उसका भी एक अपना स्टाइल है। तो आपकी एडजस्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, आप थॉरोब्रेड घोड़े पर एडजस्ट हो जाएं, आप देसी पर हो जाएं। बात दिल की है, दिल के अंदर जो घोड़ा या नस्ल भा जाए बस वो चलती जाती है। वैसे घोड़ा ओवरऑल एक ऐसा जानवर है जिससे मुझे बहुत प्यार है, किसी भी नस्ल का हो, तो जो अपनी तरफ मुतवज्जो कर ले वही अच्छा लगता है जी। बिल्कुल सर, ऐसे ही है। जैसे इवेंट्स होते हैं तो काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो सवार नहीं होते, लेकिन घोड़े के हुस्न को देखने के लिए, घोड़ों को देखने के लिए मेले में जाते हैं। तो वो कहते हैं जीते हारे हमें उससे कोई गर्ज नहीं, हम ये देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा खूबसूरत घोड़ा कौन सा है, कलर के लिहाज से या वैसे मुख्तलिफ। देखिए, शौक है ना सर, हर बंदे का अपना अपना शौक। तो सर आप बताइएगा कि क्लब आपने ज्वाइन किया, तो क्लब में आपकी लाइफ में जब पहली पोजीशन आई तो वो आपके लिए क्या लम्हा था? कौन से मेले में थे आप, कौन सी पोजीशन आई, और आप अपनी फीलिंग्स शेयर कीजिएगा हमारे साथ। सर ये तकरीबन है अराउंड 2007-8 की बात है कि सेक्शन नेज़ाबाजी डस्के में हम लोग फर्स्ट आए थे। और उस नेज़ाबाजी के अंदर वो अंकल फ़तेह खान मेकन जैसे सवार, जिनकी तारीफ़ ये है कि वो पाकिस्तान के वाहिद नेज़ाबाज हैं जिन्होंने एशियन गेम्स के अंदर सिल्वर मेडल जीता हुआ है 1982 में। ही इज़ ए लेजेंड। और फिर वालिद साहब भी पाकिस्तान टीम में रहे हैं, एचसन कॉलेज में उनका बहुत ज़्यादा अच्छा रिकॉर्ड है, टीम कैप्टन थे, कलर होल्डर थे, तकरीबन सारे चैलेंज कप्स उन्होंने जीते हुए थे एचसन में। हॉर्स एंड कैटल शो में वालिद साहब और इनकी टीम की बहुत ज़्यादा फतूहात हैं। इसी तरह लोकल मेले जितने भी उस वक्त मेला मंडियाँ होती थी, तो इस तरह के लोग अगर भाग रहे हों, नेज़ाबाजी कर रहे हों, और उनमें अल्लाह ताला आपको पहले आहिस्ता 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 वो पहली 4 टीमों में आ जाएं और ये लोग बैठ के देख रहे हों, तो वो आपके लिए बहुत बाइस फ़ख्र होता है। और फिर अगर उसी मेले के अंदर फ़तह नसीब हो जाए तो उससे ज़्यादा क्या होना है जी। तो मेरा पहली जो प्रॉपर नेज़ाबाजी के अंदर, वैसे तो मुकाबलों में बहुत ज़्यादा टाइम पे भी हुआ है, लेकिन जो मैं प्रॉपर नेज़ाबाजी शुरू की वो यूएसए से तालीम मुकम्मल करने के बाद की है मैंने। और अगर उस टाइम फ्रेम को देखें तो वो जो 2007-8 का था, उसमें अल्लाह ताला ने फतूहात दी, लेकिन सबसे पहली जो फतह स्टार्ट हुआ वो मेरा डस्के से हुआ। उसके बाद फिर भलवाल हम जीते, सरगोदा भी हम जीते भाई। और सरगोदा वो मेला मंडी जिधर गिरा था उधर ही अल्लाह ताला ने सेक्शन नेज़ाबाजी में हमें 3rd पोजीशन दिलवाई। और इसी तरह बहुत ज़्यादा सिंगल नेज़ाबाजी में भलवाल भी जीता हूँ, लाहौर जीता हूँ। तो होता रहे, ऊपर नीचे चलता रहे, पार्ट ऑफ गेम है। लेकिन इसकी खूबसूरती ये है कि जब इंसान का किला लग जाता है तो उसके हौसले बुलंद हो जाते हैं, और वो फिर हमेशा कहता है चलो इस मेले पे नहीं जीते, अगले पे मैं जीत जाऊंगा। तो ये तिश्नगी आगे चलाती जाती है। अल्लाह ताला इसके अंदर सबसे खूबसूरती इस बात की है कि आपको हार बर्दाश्त करनी आ जाती है, शिकस्त बर्दाश्त करनी आ जाती है। आप घोड़े पे ब्लेम करें, साथियों पे ब्लेम करें, आप क्राउड पे या किसी पे इस तरह नहीं एक्ट कर सकते कि जी मैं हार गया हूँ। तो हौसला आहिस्ता आहिस्ता सीखते सीखते इस गेम की वजह से बहुत आता है, जिसको हम स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी कहते हैं। जी बिल्कुल, और इस गेम में के बहुत बाद ही मजबूत हाँ जी प्लेयर जो है वो जी जी मजबूत होता है। कई दफ़ा पूरा पूरा साल 2-2 साल हारते रहते हैं, और मौका मिलता है तो कोई ऐसी जगह पे जिधर आप एक सिर्फ एक फॉर द सेक ऑफ प्रेजेंस जाते हैं और अल्लाह ताला आपको इज्जत दे देता है जी। तो इसलिए ये गेम जो है जी ये इसी तरह चलती रही है मेरी भी ज़िंदगी के अंदर। और मेरे ख्याल में जितने भी टेंट पैगर्स हैं, हमारी स्टोरी तकरीबन एक जैसी होगी जब हार जीत की बात आती है। कुछ सीज़न ऐसे आए, कुछ सेक्शंस के ऊपर, कुछ टीम्स के ऊपर, कि अल्लाह ताला ने उन्हें स्ट्रीक में फतूहात दी, और वो जिस साल में इतने अरूज पे पहुंचे
नेक्स्ट ईयर वही अरूज किसी और टीम को नसीब हो गया। घोड़े भी वही, साथी भी वही, इक्विपमेंट भी वही, मैदान भी वही। तो इसलिए इस गेम के अंदर 100% प्रेडिक्शन नहीं है। हालांकि सवार की क्वालिटी भी वही होती है जो पिछला मेला जीत के आया होता है, लेकिन नेक्स्ट मेले में अगर जीत जाए तो जीत जाता है, लेकिन मोस्टली ये होता है कि अगले मेले में कोई और नया जो है वो विनर करार दिया जाता है मोस्टली। तो ये गेम बड़ी अनप्रडिक्टेबल है एज फार एज आपकी कंसिस्टेंसी ऑफ विन है। जिधर आपकी कंसिस्टेंसी ऑफ परफॉर्मेंस है वो आपको देनी पड़ती है। यू हैव टू गिव योर 100%। तो जीत हार जो है फिर इन दी एंड पता लगता है अल्लाह ताला, क्योंकि इट्स अ सेकंड्स गेम। थोड़ा सा आपका जो है वो आप जो फोकस होता है, थोड़ा सा अगर आपका इन सेकंड्स, नैनो सेकंड्स में अगर थोड़ा सा आपका फोकस हट जाए अपने टारगेट से, तो मोस्ट प्रॉब्ली यू आर गोना मिस। तो इट्स ऑल अबाउट, कई दफ़ा ऐसे होता है कि शायद अनाउंसर की आवाज़ सुनते हुए आपका फोकस हट जाए, कई दफ़ा ढोल की आवाज़, कई दफ़ा कोई झंडे की, हवा की। सो देयर सो मेनी फैक्टर्स जो आपके फोकस को फॉर द नैनो सेकंड डिस्टर्ब करें और उसी पर आपकी हार जीत हो जाती है। सब नेज़ाबाजी में मुख्तलिफ हैं, सिंगल नेज़ाबाजी है, सेक्शन नेज़ाबाजी है, लाइन नेज़ाबाजी। आप कौन सी नेज़ाबाजी को ज़्यादा पसंद करते हैं? वैसे तो सिंगल तो ज़ाहिर बात है आप अकेले भागेंगे, टीम के साथ आप जब जाते हैं तो सबसे ज़्यादा आपको कौन सा होता है कि यार ये जो इवेंट है इसमें ये वाला जो पार्ट है मुझे पसंद भी है और यहाँ हमने विन करना? सर अगर तो क्वालिटी देखी जाए मेरे नज़दीक, फिर मैं अपनी बात करूंगा, मैं किसी के ऊपर इम्पोज नहीं करूंगा। लाइक अपना पब्लिक ओपिनियन हर एक का अपना होता है जी। जो सिंगल नेज़ाबाजी है उसमें क्वालिटी ऑफ राइडिंग, क्वालिटी ऑफ हॉर्स, ये सारा देखने का ज़्यादा मौका मिलता है। और आज भी आप देखें कि फिंगर टिप्स पे चंद सवार हैं, जब वो भाग रहे होते हैं या उनका नाम अनाउंस होता है तो तमाम का तमाम मैदान या क्राउड जो है वो मुतवज्जो हो जाता है। उसका स्टाइल, और ये जो देसी नेज़ाबाजी का एक पर्टिकुलर हमारा स्टाइल है जिसको डिफाइन करना भी एक आर्ट है। तो अगर उसको आप देखें तो वो इंटरनेशनली हमें कहीं नहीं नज़र आता, और उसकी एक अपनी खूबसूरती है, और वो आपको सिंगल में ज़्यादा निखार के ज़रिए नज़र आती है। इसी तरह अच्छा घोड़ा भागता हुआ सिरे से लेके किले के हिट करने तक भी सिंगल में ज़्यादा मज़ा आता है। जो टीम है उसका मज़ा सिर्फ इतना है कि वो जो चारों नेज़े हैं वो इकट्ठे जब हिट करते हैं और इकट्ठे उठते हैं, तो वो जो रिदम होता है, और उसमें अगर आपका फुल हाउस हो जाए तो वो ज़रा ज़्यादा उसके अंदर आप सेलिब्रेशन कह सकते हैं, क्योंकि 4 सवार भाग रहे हैं उसमें ज़्यादा उसकी और एक चीज़ है। लेकिन जो सिंगल नेज़ाबाजी है इसके अंदर आप क्वालिटी ऑफ राइडर, क्वालिटी ऑफ हॉर्स, इसको जज कर सकते हैं। और जो पुराने सवार हैं, जो पुराने मेले होते थे जी, उसमें शो की नेज़ाबाजी एक अलग इवेंट होता था। यानी एक सिंगल होगी, सेक्शन होगी, उसके बाद शो की नेज़ाबाजी होती थी। वो अनफॉर्चुनेटली अभी इसलिए ख़त्म हो गई है तकरीबन क्योंकि बहुत ज़्यादा सवारों की तादाद बढ़ गई है, मेला इंतज़ामिया के लिए मुमकिन नहीं है। दूसरा, प्राइवेट मेलों में सब मेहमान होते हैं और सबका यही ख्याल होता है कि वही बेहतरीन और अपनी तरफ से बेहतरीन ही परफॉर्मेंस देने आते हैं। तो इसलिए ये थोड़ा मुश्किल काम है शो की नेज़ाबाजी। लेकिन पुराने ज़माने में शो की नेज़ाबाजी जो थी वो सबसे ज़्यादा क्राउड को अट्रैक्ट करती थी, जो नेज़ाबाज क्राउड होता था। और उसमें हर ज़माने के बड़े बड़े अच्छे अच्छे सवार आज के दिन तक हमारी नेज़ाबाजी कम्युनिटी में उनका नाम लिया जाता है। वो शो के नेज़ाबाजी के, यानी कि कमाल की उसकी जी बैठक थी, कमाल का घोड़ा था, यानी कि एक पूरा चैप्टर उस पर लिखा जा सकता है जी। सेक्शन नेज़ाबाजी जो है उसका मैंने आपसे जिक्र किया। जो सिंगल लाइन है, सिंगल लाइन अगर देखा जाए तो इन तीनों इवेंट्स को कंपेयर करें तो सबसे मुश्किल तरीन इवेंट जो है वो सिंगल लाइन है, क्योंकि उसके अंदर आपने एक पर्टिकुलर फासला रखना होता है अपने और अपने आगे वाले घोड़े का, या आगे वाले घोड़े ने इस टाइमिंग से, इस रिदम से अपना घोड़ा स्टार्ट लेना होता है कि पिछले उस जो है आपका गैप उसको फिल कर सकें। और उसके बाद किले लाइन में लगे होते हैं,
अगर एक किला मिस हुआ है तो पिछले वाले बंदे के लिए वो बहुत मुश्किल होता है कि वो उस किले को छोड़कर पिछला किला अटेम्प्ट करे। तो अगर आप देखें तो इसमें सवारी, इसमें नेज़ाबाजी, इसमें स्किल, इसके अंदर ये एक कंप्लीट पैकेज है सिंगल लाइन, जिसको इंडियन फाइल भी कहते हैं। इसके मुख्तलिफ नाम है, लेकिन हमारे ज़बान में जो ज़बान ज़द आम है उसमें सिंगल लाइन ही कहते हैं इसको। तो ये बड़ी मज़ेदार गेम है और देखने में मुझे ज़्यादा जो है वो सिंगल के साथ साथ सिंगल लाइन देखने का बहुत मज़ा आता है, क्योंकि इसमें थ्रिल बहुत है। पहले किले से लेके चौथे किले तक यू आर फोकस्ड ऑन ईच एंड एवरी हॉर्स एंड ईच एंड एवरी राइडर। और अगर आप खुद परफॉर्म कर रहे हैं तो इट्स अ गेम ऑफ नर्व्स। आपने अपने साथ अपने घोड़े की जो है जज्बात को भी काबू रखते हुए एक डिस्टेंस जो है वो रखना है, क्योंकि अगर आपका घोड़ा तेज़ है तो आप अपने घोड़े की तेज़ी की वो जो है वो शो नहीं कर सकते, क्योंकि अगले घोड़े का या पिछले घोड़े का आपने डिस्टेंस भी देखना है। मैं अक्सर सर यूं भी हो जाता है कि वो घोड़ा जो पहले वाला है, वो सवार ने अपना किला उठाया है तो जनाब वो बाकियों के किले के ऊपर भी चढ़ जाता है। हाँ जी, तो हाँ जी, यही मैं कह रहा हूँ ना जी, इट्स अ गेम ऑफ नर्व्स। आपने अपने हवास, अपनी नर्व्स को कायम रखते हुए अपनी गेम दिखानी है, लेकिन ये भी ख्याल करना है कि मेरे वजह से पिछले, यानी कि एक पूरा सिलसिला चल रहा है, मैंने डिस्टर्ब हुआ तो सारा सिलसिला डिस्टर्ब हो जाएगा। सेक्शन में थोड़ी बहुत लचक आ जाती है, कुशन मिल जाता है कि घोड़ा थोड़ा सा लेट उठा है तो वो स्पीड में भगा के कोशिश करता है दूसरों के साथ मिल जाए, या अगर उसका किला 3 पहले हिट हो गए, उसका लेट भी हिट हुआ है तो ज़्यादा लेट ना हो, लेकिन कंसिडरेबली वो एक अच्छे टाइम में अगर आ भी जाता है तो ही फिर भी पॉइंट्स मिल जाते हैं। इधर आपके पास गलती की गुंजाइश नहीं होती सिंगल लाइन में। तो ये गेम बड़ी थ्रिलिंग है, इवेंट जो है सिंगल लाइन का, इसका मज़ा बड़ा आता है जी। पाकिस्तान में अब सरकारी मेले तो बहुत कम रह गए हैं, शायद ही कोई एक दो मेले होते हों, प्राइवेट मेले बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो आपकी लिस्ट में मोस्ट फेवरेट इवेंट कौन सा है देखें जी, जिसमें आपका दिल हो कि यहाँ टीम, वो पंजाबी कहते हैं टीम जोड़ के ले जावनी? सर हर एक बंदे की प्रायोरिटीज होती हैं। इस वक्त जितने प्राइवेट मेले लग रहे हैं, मैं उन तमाम मेला ऑर्गेनाइजर्स का और वो जो उनकी एक टीम एफर्ट होती है उसका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव, पूरी दुनिया में वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव अगर आप स्पोर्ट्स देखें तो वो इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स हैं। और फिर अगर आप पाकिस्तान में ले हैं और आपके प्राइवेट मेला लगाने के अखराजात देखें तो वही बात आ गई, इसमें भी स्काई इज़ द लिमिट। यानी कि आपको मशवरा देने वाले तो इस तरह देंगे कि बस आप, लेकिन मेहमान नवाजी तकरीबन है 70 to 80% जितने भी मैं अभी तक के प्राइवेट मेले देखे हैं, लोग कोशिश करते हैं, उनकी कोशिशों को सराहना चाहिए। और आज ये प्राइवेट मेले ही हैं कि ये हमारी नेज़ाबाजी का शौक़ इतना ज़्यादा बढ़ रहा है। तो सरकारी मेले जो थे उसकी खूबसूरती सिर्फ ये होती थी कि वो जो ग्राउंड्स होते थे ना जी, जिस तरह सरगोदा ग्राउंड है, एक स्टेडियम था बाकायदा, फोर्ट्रेस स्टेडियम एक स्टेडियम था, तो उधर के जो मेले होते थे उसकी एक अपना वो अट्रैक्शन थी। भट्टू साहब ने, ताहिर भट्टू साहब ने जो PHA की वसादत से मेले लगवाए फोर्ट्रेस स्टेडियम में, अगर वो हम रिसेंट 2 इयर्स के देखें तो वो मेले वन ऑफ द बेस्ट मेलों में शुमार होते हैं, क्योंकि उसका नंबर 1 रीज़न था ग्राउंड, वो स्टेडियम था, एक प्रॉपर स्टेडियम था, बैठने की जगह थी, घोड़े भगाने वाला लेवल ग्राउंड था, ग्रासी ग्राउंड था। तो ये सारी चीज़ें काउंट करती हैं। इसी तरह अगर हम चलते आएँ तो जो सुल्तानिया अवान क्लब की ज़ेरे क़यादत मेले लगते हैं, जिसमें ख़ास तौर पे वो तुलंबे वाला मेला और खुशाब वाला मेला है, वो भी सरकारी मेले से कम नहीं है। जिस तरह ऑर्गेनाइजेशन ऑफ होती है आपकी टीम की, आपके मेले की, फिर डिसिप्लिन के साथ साथ जिस तरह का मेरिट आप लोग करते हैं, क्योंकि मेरिट सबसे ज़्यादा काउंट करता है नेज़ाबाजी में। हर क्राउड का बंदा शायद ना जज कर रहा हो, लेकिन हर पार्टिसिपेंट जो होता है उसको पता होता है कि इधर नाइंसाफ़ी हो रही है। शायद वो मुरव्वत के मारे ना बोलें, लेकिन बाद में चहम गोइयाँ चलती हैं मेलों के बाद। वो जो बेचारा मेला ऑर्गेनाइज़र है वो इतना खर्चा करके मेला लगाता है,
तो शायद एक जजमेंट या एक जज की वजह से वो सारे का सारा जो उसकी मेहनत होती है उस पर पानी फिर जाता है। तो मैंने जो सुल्तानिया अवान क्लब के मेले देखे हैं जी, इसमें जो सबसे अच्छी खूबी है वो ये है कि ये जो जजेस बैठी होती हैं, जो ज्यूरी बैठी होती है, वो बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि मेरिट को प्रमोट करें, और कोई यानी कि उसमें बेईमानी नहीं होती। अक्सर औकात ये होता है कि अनाउंस पहले होता है जी कि किले के ऊपर 6 सेंटीमीटर वाले पे जी सेक्शन का एंड होगा, टाइम कम हो जाता है, अचानक वो 4 सेंटीमीटर लगा देते हैं। तो एकदम से वो सवार जो मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं 6 सेंटीमीटर के लिए, वो फिर 4 सेंटीमीटर के ऊपर आके तो जो हारते हैं उनके पास एक बहाना मिल जाता है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन का नहीं कसूर, ये उस ज्यूरी का कसूर होता है जो कंडक्ट करा रही होती है उस सारे इवेंट को। तो इसमें इनकी सुल्तानिया अवान क्लब वालों की भी कंट्रीब्यूशन किसी से कम नहीं है, और ये वन ऑफ द बेस्ट मेले कंसिस्टेंटली दे रहे हैं ओवर द इयर्स। मैं तो लंबे गया हूँ, खुशाब तो इंटरनेशनल इवेंट पर हर तकरीबन पिछले 3 सालों से जा रहा हूँ, तो वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड। तीसरा मेला इस दफ़ा देखने को मिला वो फैसलाबाद यूनिवर्सिटी में बहुत सालों बाद जो ख्वाजा फैसल साहब हैं उन्होंने एक बड़ी तरद्दत के साथ ऑर्गेनाइज किया। उस मेले पे जाके मज़ा आया, क्योंकि वो मेला काफ़ी सालों बाद सिंगल नेज़ाबाजी वाला मेला मिला, जिधर सिंगल सवार भागते देखे और सिंगल ही जीतते हारते देखे। तो ये वैसे तो मैंने फिर वही बात करूँगा कि तमाम ऑर्गेनाइजर्स जो प्राइवेट मेले लगाते हैं, मैं उनका बहुत ज़्यादा तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। कोशिश करता हूँ जो मुझे बुलाए उधर हाज़िरी ज़रूर दूँ, क्योंकि गेम है। अच्छा बुरा ऑर्गेनाइज करना वो टीम के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन जो बंदा भी इस ज़माने में, इस महंगाई में, अगर मेहमानों को बुला के उनको एंटरटेन करे, मैं समझता हूँ ये उसकी कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी। हाँ, सीखते सीखते फिर एक अमल है, इंसान को पता लगता है। हमने भी सीखा है तो हमें पता लग गया है क्या चीज़ें की कमी रहेगी जो नेक्स्ट टाइम नहीं होनी चाहिए। कोलियाँ मेले लगते थे, सादगी का ज़माना था, उस वक़्त टेंट और कुर्सियाँ प्रोवाइड कर दी, किले लगा दिए, अनाउंसर प्रोवाइड कर दिया, इनाम दे दिए, वो मेले दैट्स इट। उसके शाम को सवारों की जो मेज़बानी है वो, और सईस या घोड़ों का मेज़बानी वो, ये चंद एक चीज़ें होती थी। लेकिन आजकल के दौर में आप बेहतर मेरे से जानते हैं, आप कवर कर रहे हैं इवेंट्स, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अखराजात होने लग पड़े, और वो क्योंकि एक जगह पर होते हैं तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जिधर जा रहा हूँ शायद ये मेला, वट्टू साहब वाला मेला, तो लंबे वाला मेला या फैसलाबाद यूनिवर्सिटी वाला मेले जैसा ही मेला होगा। तो एक्सपेक्टेशंस लोगों की, सवारों की अच्छे मेलों के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, और इसीलिए ये अखराजात भी बढ़ चुके हैं। और अगर अखराजात बढ़ गए हैं और फिर भी लोग शौक़ से आपको मेज़बानी कर रहे हैं, तो उनकी जो है हमें हौसला अफजाई करनी चाहिए, और मैं हमेशा उनकी हौसला अफजाई करूँगा। ये मैटर नहीं करता कि वो हमें ग्राउंड के अंदर, टेंट के अंदर कैसी कुर्सी दें, क्या दें, उनका बहुत मेहरबानी, उन्होंने बुला लिया और मेज़बानी कर दी। 400-500 सवार के साथ 400-500 सईस होता है, तो ये मैनेज मैनेज करना वगैरह और रिहाइश रईसों की बिल्कुल जी बिल्कुल। और ये 1 डे हो, 2 डे हो, 3 डे हो, ये काम आसान नहीं है। टीम में सर, आपकी एक टीम है, आपके साथ 3 सवार दौड़ते हैं, तो आपकी क्या कोशिश होती है कि कुछ सिलेक्टेड हैं 3 वही जो हर मेले पे आपकी कोशिश होती है कि यही लेके जानी है टीम, या कोई ख़ास मेला हो तो कुछ ख़ास सवार अपने साथ रखे हैं? वो आपकी क्या टीम की क्या सेटिंग है सर? सर मेरी कोई कंसिस्टेंसी नहीं रही इस हवाले से। जब बचपन में थे तो सीनियर्स कहते थे कि तुम्हारी टीम बना दी है, हम अपनी परफॉर्मेंस देने चल पड़ते थे। उसके बाद फिर थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म इंट्रोड्यूस हुआ, अब तो बहुत ज़्यादा हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी क्लब में वो जो एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन जो है वो गैप कवर करती आ रही है। अब हम लोग जो हैं अपनी क्लब के जो 3 मेरे साथ भागते हैं,
वो जब कोई मुयस्सर हो मेले के ऊपर वो उसके साथ भाग लेते हैं और अल्लाह ताला ने इज्जत देनी हो तो उन्हीं के जरिए जीत जाते हैं। किसी की सवारी में कमी पेशी हो तो कोशिश करता हूँ जितना मेरे पास नॉलेज है वो उसको उनको तक पहुँचाऊँ। कोई चीज़ सिखाना है वो सिखाने की कोशिश करता हूँ। कंसिस्टेंसी टीम बनाने में मेरी कोई नहीं है। कई दफ़ा 1 साल 2 साल शायद कंसिस्टेंट भागे हैं, लेकिन वो जो मेरे सेक्शन मेट थे अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, जब वो वफ़ात पा गए तो वो फिर भागना क्लब में था। तो वो क्लब के अंदर इतने माशाल्लाह हमारे यंग सवार मौजूद हैं कि कभी मुझे बाहर देखना नहीं पड़ा। यानी कि वो अपने क्लब से ही मैनेज अपने क्लब से ही, कोई पक्की टीम नहीं है, लेकिन जिस मेले पे जो अवेलेबल हो उसको रिक्वेस्ट करते हैं, उसकी मेहरबानी वो इनकार नहीं करता तो साथ चल पड़ता है। तो वैसे घर में मेरे 5 घोड़े मौजूद हैं अभी, इससे पहले तो ज़्यादा होते थे। फिर ये मसरूफियात, भाग दौड़ और फिर कुछ घोड़े अल्लाह ताला में बस वो ज़ाया हो गए हमारे से। उस तरह केयर नहीं हो सकी वालिद साहब के बाद जिस तरह वो करते थे। तो घोड़े मौजूद हैं लेकिन फिर भी मैं वो जो अपने साथी हैं वो अपने घोड़े भी ले आते हैं, पगड़ियाँ भी ले आते हैं, मुझे मेले पर आके मिल जाते हैं। तो मेरे लिए वो आप समझे कोई नेज़ाबाजी पे जाना जो है इतना मुश्किल काम नहीं होता जी। टीम बन जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह सर। सर बताइएगा कि ईएफपी में माशाल्लाह आप एज ए सेक्रेटरी जनरल हैं, तो पिछले टेन्योर में भी आप किसी ओहदे पे रहे हैं ईएफपी के, या इस दफ़ा ही जो टेन्योर चल रहा है आप इसके मेंबर बने? सर जब ईएफपी बनी, ये पहले तो इक्वेस्ट्रियन टेंट पैगिंग फेडरेशन थी, इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान नहीं थी। ये प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड में थी। उस वक्त मलिक साहब इसको टेक केयर करते थे और लोग इतने इंटरेस्टेड भी नहीं थे, फेडरेशन के अंदर कोई नो हाउ नहीं थी। किस सन में मलिक साहब ने ये? सर ये 1982 में बेसिकली जब एक दौरा आया था, एक तो एशियन गेम्स का मैंने जिक्र किया, एक दौरा आया था जो एल्स कोर्ट के अंदर ना इंग्लैंड में था। उसमें मुख्तलिफ इक्वेस्ट्रियन रिलेटेड गेम्स जो अजूबा गिनी जाती थी उनको इनवाइट किया गया, जिसमें एक नेज़ाबाजी हमारी जो देसी है इसको भी उन्होंने ऐड किया और वो टीम की सिलेक्शन हुई नेशनल गेम्स पेशावर में। उधर सिंगल में मेरे ताया जान फर्स्ट आए, नेशनल चैंपियन बने मियां असगर हयात। जो सेक्शन थी वो वालिद साहब वगैरह की और ये सब की फर्स्ट सेकंड आ गई, यानी कि क्लीन स्वीप इन्होंने किया। तो उधर वो जो 8-10 सवार थे वो उन्होंने शॉर्ट लिस्ट कर लिए नेशनल गेम्स में, क्योंकि सरकारी मेला था। फिर उन्होंने कैंप लगाया पिंडी में 15-20 लोगों का और उसमें से 9 सवार सेलेक्ट किए, जिसमें मेरे वालिद साहब, मेरे 2 ताया जान, सरदार फतेह खान मेकन साहब, मियाँ गजनफर निगयाना हमारे प्रेसिडेंट थे पंजाब क्लब के, हमारे बुजुर्ग दीवाना साहब जी। इस तरह करके ये मुख्तलिफ लोग बैठे। एक चौई खुर्शीद मेहदी साहब थे हमारे चेलियाँ वाले के, ये भी शामिल थे। ये 9 लोग जो थे ये इंग्लैंड गए। इंग्लैंड इन्होंने परफॉर्म किया तो उधर हसन बिन तलाल शहजादा प्रिंस जो थे जॉर्डन के वो भी आए हुए थे और उनकी जो वाइफ है वो पाकिस्तानी है, शहजादी सरवत साहिबा। उन्होंने जब इनकी परफॉर्मेंस और इनको देखा तो वो मिलने आए, मिले और उन्होंने इनको दावत दी जॉर्डन की। ये उधर से जॉर्डन गए, इन्होंने उम्रा भी किया और उधर जाके इन्होंने बाकायदा टेंट पैगिंग जो है जॉर्डन में इंट्रोड्यूस कराई इन 82। उसके बाद फिर मुख्तलिफ अदवार में वो दौरे जो हैं मलिक साहब की ज़ेरे क़यादत मुख्तलिफ लोग, जिसमें भाई मुस्तफ़ा इमाम, भाई आमिर मुनव्वर वगैरह शामिल हैं, ये करते रहे हैं। जब 2014 आया तो ये इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान प्रॉपरली जो है कॉन्स्टिट्यूट हुई और इनको रेंजर्स जो हैं पंजाब रेंजर्स उसके अंडर अम्ब्रेला कॉन्स्टिट्यूट किया गया, जिसमें प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी जनरल, ईसी मेंबर सेलेक्ट हुए। उसमें मेरे ताया जान मियां असगर हयात जो थे वो ईसी मेंबर थे। बाद में उनकी अपनी मसरूफियात की वजह से 2 साल बाद उन्होंने उसको ना कंटिन्यू किया। तो ईएफपी से मेरा बस इतना ही ताल्लुक़ है कि जब उनकी नेशनल चैम्पियनशिप होती थी तो ये एक लेटर आता था, हम एंट्री दे के तो वो भागने चले जाते थे। बाद में जब लास्ट
कुछ साल जो थे वो ना हुई कोरोना की वजह से, तो इंटरेस्ट ख़त्म हुआ। फिर एकदम से इलेक्शंस अनाउंस हुए, तो जो हमारे इधर के गुजरात के साथी थे उन्होंने और बुज़ुर्गों ने पुश किया और मुझे ईसी कमेटी मेंबर के लिए इलेक्शन लड़वा दिया। गुजरात से ही अपनी कम्युनिटी के वोट शोट इकट्ठे किए, मांगे। उसमें थोड़ी सी दूरियां, रंजिशें भी देखने को आईं, लेकिन फिर कम्युनिटी के जो चंद अच्छी नामवर शख्सियात हैं उन्होंने इंटरवीन करके तो उन चीज़ों को नॉर्मलाइज किया। और उसी प्रोसेस में जब मैं ईसी कमेटी मेंबर इलेक्ट हुआ तो आई वाज बीइंग ऑफर्ड एज ए सेक्रेटरी जनरल। तो साहिबजादा सुल्तान मोहम्मद अली साहब के ऑपोजिट पैनल की तरफ से इलेक्शन लड़ा और अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी। लेकिन जिस वक्त ये प्रोसीजर में मैं पढ़ा, ये जो प्रोसेस था, सॉरी प्रोसीजर कह रहा हूँ, प्रोसेस में जब पढ़ा सेक्रेटरी जनरल ईएफपी के लिए इलेक्शन लड़ने में, तो उस वक्त कुछ गोल्स दिल में और जहन में बिठाए। और वो गोल्स वो थे कि जो मैं जिन चीज़ों का नाकिद था जब मैं नेशनल चैम्पियनशिप में आता था या ईएफपी के किसी भी इवेंट में आता था, तो एक जहन में आता था यार ये चीज़ इस तरह नहीं, इस तरह होती तो ज़्यादा बेहतर थी। जी जी, उसी को अपना गोल बनाया सही। और एक मिशन रखा कि ग्लास सीलिंग तोड़नी है। ग्लास सीलिंग मुराद के एक हाथ तक जो है एक मेंबर की अप्रोच थी, उसके बाद एक ग्लास सीलिंग के ऊपर कुछ चंद लोगों की फिर मौजूदगी होती थी। और जो कम्युनिटी के अंदर चैम गोइयाँ थी वो ये थी जी कि नेशनल टीम के अंदर फलां बंदे के अलावा नया बंदा शामिल ही नहीं हो सकता। वो एक ग्लास सीलिंग के तौर पे मैं देखता था। सोचा कि इसको इस तरह किया जाए कि पूरे मुल्क के लोग आके कम से कम ट्रायल दें। हार जीत होती रहती है, लेकिन जो ट्रायल का प्रेशर, ट्रायल देने की एक तरीका और उसमें जो सीखने का एक तरीका है, वो आम नेज़ाबाजी घर के अंदर करने से बहुत मुख्तलिफ है। बिल्कुल ऐसे। फिर उसके अलावा फेडरेशन के अंदर एक और गोल मैंने ये सोचा और प्रेसिडेंट साहब ने उसमें मुझे बड़ी सपोर्ट की, साहबजादा साहब ने, तमाम ईसी मेंबर्स ने सपोर्ट की, तमाम ईसी कमेटी मेंबर्स ने सपोर्ट की, वाइस चेयरमैन, चेयरमैन जितने भी हमारे उस वक्त बोर्ड के मेंबर्स थे उन्होंने किसी ना किसी नुक्ते के ऊपर मुझे बहुत सपोर्ट दी। और ईसी कमेटी में जो है हमारी, उसके अंदर मियाँ गज़नफ़र इकबाल साहब का नाम लेना बहुत ज़रूरी है। पंजाब के ईसी मेंबर और पंजाब की सबसे ज़्यादा आपको पता है टेंट पैगर्स की कम्युनिटी है। मैंने उनके साथ और प्रेसिडेंट साहब के साथ और दूसरे ईसी मेंबर्स जिसमें रहमानुल्लाह खान भाई हैं हमारे केपीके से, बहुत मेहनत करते हैं और उन्होंने केपीके में नेज़ाबाजी को बहुत प्रमोट की है। इसी तरह इस्लामाबाद से हाजी कैसर साहब और अरूज बीबी ख़वातीन की तरफ से नुमाइंदगी करती थीं और करती हैं अभी भी। इसके अलावा जो हमारे अब्दुल मालिक हैं बलूचिस्तान के अंदर, जो बहुत इम्पॉसिबल बात है लेकिन वो खड़े हैं, नेज़ाबाजी का शौक़ कर रहे हैं उस इलाके में। तो इन सब के साथ मीटिंग की और ये फ़ैसला हमने किया कि एक मेला देने की बजाय हम क्यों ना रीजन्स में जाएं। और उधर के सवार हर बंदे से अफोर्ड नहीं होता कि लाहौर आए, लाहौर आना मुश्किल, लाहौर रिहाइश रखना मुश्किल, लाहौर की एक अपनी अखराजात ही बहुत ज़्यादा होते हैं सवार के लिए। हमने कहा हमने ईएफपी को पॉपुलर करना है तो हम रीजन बनाए। मैंने रीजन्स बनाए, इन सब लोगों ने जिनके मैंने नाम लिए हैं, मियाँ गज़नफ़र साहब, हाजी कैसर साहब, रहमानुल्लाह भाई, फिर उसके बाद अरूज बीबी, फिर उसके बाद अब्दुल मालिक भाई, फिर उसके बाद जो ईसी कमेटी मेंबर्स में हमारे जो हैं, जो अमजद हमीद भट्टी साहब, सैयद हसन महमूद गिलानी साहब, फिर उसके बाद राजा ज़रार सज्जाद साहब, हारून बंदयाल साहब, और इसके अलावा बहुत सारे लोग थे, अपना उमर कमाल भाई। इन लोगों को हमने ज़िम्मेदारियां दी, रीजन स्प्लिट किए 5 पंजाब के अंदर, 1 केपीके के अंदर, और इनको ज़िम्मेदारियां दी कि ये 5 रीजन्स को हेड करें और नेज़ाबाजी करवाएं। जिसमें सबसे पहली नेज़ाबाजी में जिसका नाम लिया मियाँ गज़नफ़र इकबाल साहब ने अपनी कावज से अपने गांव में करवाई, मंडी भाउदीन में। गुजरात का सबसे बड़ा रीजन है जिधर तकरीबन 100+ टीम्स ने हिस्सा लिया और लोगों को हमने नेज़ाबाजी उनके रीजन में आके ईएफपी ने पहली दफ़ा दी।
उसके बाद फिर फैसलाबाद में राजा ज़रार सजाद साहब ने करवाई यूनिवर्सिटी के अंदर, उसी पैटर्न पे लाहौर में भाई हसन महमूद और उमर कमाल भाई ने करवाई, उसी पैटर्न में हाजी कैसर साहब ने इस्लामाबाद करवाई, और मियाँ वाली में चाचा कमर जमान की क़यादत में हमने पिपला में नेज़ाबाजी करवाई, और एक नेज़ाबाजी जो KPK की थी वो भी मियाँ वाली स्टेडियम में हुई, क्योंकि उस वक्त हालात नहीं ठीक थे, लेकिन फिर भी 70+ टीम्स ने रहमानुल्लाह भाई अकेले की काविश की वजह से उधर की। तो ये पाकिस्तान की जो इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर फर्स्ट टाइम हुआ कि इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान अपने हेडक्वार्टर से निकल के तो रीजन्स में गई और सवारों के पास गई। कभी सवारों के पास EFP नहीं गई। सवार बेचारे आते थे, जिस तरह हम जाते थे, वो हमने एक एक्सपीरियंसेस किए हुए हैं, गुड और बैड एक्सपीरियंसेस हर मेले पर होते हैं। तो वो सोचा कि यार इनके रीजन में जाएं तो हमारी फेडरेशन को ज़्यादा पजीराई मिलेगी। लोगों ने बहुत पजीराई दी, उसकी वजह से EFP की मेंबरशिप के अंदर दुगना इजाफा हुआ। 2023 की हमने नवंबर में, ये अक्टूबर नवंबर में सारा प्रोग्राम बनाया, एग्जीक्यूट किया। दिसंबर के अंदर पहला मेला जो हमारा 3 चक मंडी बहाउद्दीन में था, तो उस टाइम से लेके 25 तक मेंबरशिप में इजाफा हो रहा है। लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आया है कि EFP सिर्फ लाहौर में एक पर्टिकुलर जगह के नाम नहीं है, ये हमारी फेडरेशन है। एक तो ये टारगेट जहन में था, अल्लाह ताला ने कामयाबी दी, और बहुत हेक्टिक वाला काम था, रूल्स रेगुलेशन और फिर एजुकेट करना लोगों को। जी बिल्कुल, उसने उस एरिया से निकल के हाँ जी। जाके दूसरा मिशन जो था जी, वो था कि पाकिस्तान टीम को किसी तरह हमने ऊपर लेके जाना है। उसमें यकीन कर जाएं कि क्वालिफायर्स में हमने नंबर 1 पोजीशन हासिल की, और क्वालिफायर्स कराना ही इतना मुश्किल काम था क्योंकि 2022 जुलाई के अंदर हम इलेक्ट हुए, अगस्त के अंदर पहला इवेंट आया जो ख़वातीन का था, और उसके अंदर हमें बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट लेना पड़ा। लेकिन हमने ठान ली कि नहीं, ये करना है। तो हम ख़वातीन की टीम हमने बनाई, उसके ऊपर मेहनत की, उसको जॉर्डन लेके गए टीम को, उधर उस टीम ने परफॉर्म किया, और एक इवेंट ये सोड का था, उसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता। जो लड़कियां बेचारी बिल्कुल नो हाउ से दूर थीं कि इंटरनेशनल नेज़ाबाजी क्या होती है। तो ये बहुत मेहनत का काम था, और सबसे बड़ी काम ये था कि वो हमारी बेटियां बहनें जो थीं, बच्चियां, वो इस क्राउड के अंदर आ रही हैं नेज़ाबाजी में, जो क्राउड उनको इतनी ज़्यादा नहीं देता, आप समझे, सपोर्ट। घर से सपोर्ट लेना और फिर क्राउड में आके परफॉर्म करना बहुत मुश्किल होता है। उन्होंने किया, और ये हैट्स ऑफ टू ऑल दोज हु ट्राइड। इट्स वेरी हार्ड थिंग, लेकिन हैट्स ऑफ टू देम। और फिर उसके बाद वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स आ गए। हमें ITPF जो इंटरनेशनल फेडरेशन है हमारी, उन्होंने ईमेल्स की और कुछ पोस्ट की, वो देखी, परेशान हो गए कि ये किस तरह करेंगे, क्या क्या रिक्वायरमेंट नहीं थी जो हमने करनी थी। लेकिन फिर वही बात आ गई कि जब आपके पास हौसला और हिम्मत हो और अच्छी टीम हो, नथिंग इज इम्पॉसिबल। हमारे अकाउंट में पैसे नहीं थे, हमने सबसे पहले स्पॉन्सर्स अरेंज किए, भाग दौड़ की, फिर जो कमी पेशी थी वो हमने पूरी की। पूरी करने के बाद उन स्पॉन्सर्स का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हम पर एतबार किया। फिर घोड़े इकट्ठे किए प्राइवेट लोगों से, घोड़े फेल हुए, फिर रात को इकट्ठे किए, यानी कि लास्ट डे तक आई कुडंट स्लीप, आई कुडंट सिट। लेकिन अल्लाह ताला ने इज्जत दी, और वो वन ऑफ द बेस्ट ITPF इवेंट्स उस साल का करार दिया गया 2023 में। और उसका जनरल असेंबली के अंदर बाकायदा स्टैंड अप जो है वो हमें मिला, तारीफी। एक हमारा 15 सेकंड का चला वीडियो, और उसके बाद क्लैप, और हमें उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया। फिर जब जो वो 5 लड़के थे, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देनी थी। अगस्त के अंदर साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड कप था, और अगस्त में यानी मई के बाद इधर जो हाल होता है गर्मी का, और जो घोड़ों का सर, और जो एक्सपेंसेस थे,
वो प्रेसिडेंट साहब, मैंने और वो सारी ईएफपी जो बोर्ड है हमारा, उसने जिस तरह बैठ के उसके ऊपर वर्किंग की दिन रात, कैंप्स लगाए, कभी हम कैंप लाहौर लगा रहे हैं, कभी खुशाब लगा रहे हैं, जिधर मौका मिला है मौसम ने साथ दिए कैंप लगाया। साउथ अफ्रीका गए तो उधर शदीद सर्दी और ठंड थी, हमारे प्लेयर्स को क्लाइमेटाइज करने का मौका ही नहीं मिला। हम लोग एक रात पहले पहुंचे, अगले रात दिन हमारे ट्रायल्स थे घोड़ों के, सर्दी शदीद, लड़कों से ठंड की वजह से परफॉर्म ना हो, उधर का भी नहीं पता था क्योंकि क्लाइमेटाइज लोग सऊदी अरब और ये जॉर्डन और इस तरह की टीमें जो है ये पहले उधर पहुंची हुई थी उन घोड़ों पे उस मौसम के साथ, यानी कि इन्वेस्टेड मनी। हमारे प्लेयर्स के पास सिर्फ जज्बा था मुल्क के लिए, हमारे दिल में भी जज्बा था मैनेजमेंट के। जब हम लोगों ने शाम को बैठे तो लड़कों ने यही कहा जी कि आपने फिक्र नहीं करनी, कुछ ना कुछ हम करेंगे इंशाल्लाह। पहले दिन हम जब बागे लॉन्च इवेंट था, वी वर इन 5th पोजीशन, इंडिया वाज 4th और 3rd। अब वो भी एक दिल के अंदर कसक होती है यार, इंडिया जीत रहा है और हम हार रहे हैं, ये भी एक हमारी साइकोलॉजिकल है, जी, बिल्कुल। प्रेशर होता है लड़कों पे। तो थर्मल्स वगैरह हमने उधर से खरीदे, पहने, रात को फिर बैठे, सोड इवेंट है क्या करें। तो प्रेसिडेंट साहब ने तशरीफ लाए और इन्होंने भी यही कहा कि यार गिव योर बेस्ट, डोंट टेक प्रेशर, और हमने इस चीज़ को इस तरह लेके चलना है कि हमारा ये मुल्क की बात है, मेरी आपकी इंडिविजुअल की बात नहीं है। मैं उन प्लेयर्स को सलाम करता हूं कि सोड वाले दिन उन्होंने इतना आला परफॉर्म किया, इतना आला परफॉर्म किया कि हम ना सिर्फ पोडियम पे रहे बल्कि हम 3rd पोजीशन पर आ गए। जब 3rd एंड फाइनल डे था बारिश होने लग पड़ी, बारिश से पहले इवेंट था रिंग्स वाला, उसमें हमारा एकदम से इतना अच्छा रिजल्ट आया कि हम नंबर 1 हो गए। तमाम मुल्क परेशान कि ये पाकिस्तान ने क्या कर दिया, क्योंकि लोग देख रहे थे इनके पास ना इक्विपमेंट है ना, वो लोगों की बड़ी प्रोफेशनल सी अप्रोच थी, कोच इस तरह एक्ट कर रहा है, वो एक माहौल जी, बनाया। बिल्कुल ऐसे ही है। हम लोग सादगी में जा रहे हैं, दुआ शुआ की और चलो अल्लाह का सुपुर्द करके नारे शारे लड़के मार रहे थे, सर्दी थी तो हम टॉप करने लग पड़े। अनाउंस हुआ, वो वीडियोस मौजूद हैं कि जो अनाउंसर थे वो बहुत बड़ा इंटरनेशनल प्लेयर भी रहा है और आईटीपीएफ का बोर्ड मेंबर है। उसने कहा कि नो पाकिस्तान हैज ग्रिप्ड, अब मुश्किल हो गया। तो वो जो रोंगटे खड़े कर देने वाली वो कैफियत थी कि टीम मैनेजर था मैं, तो स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़ा हुआ तो वो जज्बा जोश, किस्मत ऐसी कि इरफान वट्टू जो था हमारा वो भी टॉप कर रहा था और टीम भी टॉप कर रही थी। अब हुआ यूं कि जब लेमन्स की बारी आई तलवार के साथ, बारिश, हमारी आखिरी नंबर था, सारी टीमें चली गई, हमारी बारी, बारिश शुरू हो गई और साउथ अफ्रीकन्स ने कहा जी आपने बारिश में भागना है, आपने अपना घोड़ा दौड़ाना है, हमने इवेंट नहीं रोकना। शायद 2 मिनट की ब्रेक उन्होंने दी लेकिन बाद में डिसीजन ये हो गया। अब जब वो भाग रहे थे तो इरफान, नासिर, तसव्वर और वजहात, ये हमारी टीम थी। तो इरफान महमूद वट्टू को मैंने खुद देखा, उस वक्त मैं स्टैंड्स के करीब खड़ा था, कि जब ये दूसरा लेमन स्लैश कर रहा था तो एक तो हवा आ रही थी ऑपोजिट साइड से, दूसरा ये 4 सेंटीमीटर के ऊपर भाग रहा था और वो ही इसकी विनिंग, क्योंकि जो सऊदीया का लड़का था उसने फुल हाउस कर दिया था और वो इससे मेरे ख्याल में 4 या 5 मार्जिनल पॉइंट से आगे था जो कवर हो रही थी अगर वो पैक हिट हो जाता। इरफान ने जब लेमन स्लाइस किया तो वो एक तो हवा और बारिश आंखों में आ रही थी, दूसरा वो जूस जो था ना वो भी उड़ के उसकी आंखों की तरफ आया। और फिर मैंने वही बात आगे जो की है कि फोकस सेकंड्स, नैनो सेकंड्स के अंदर भी डिस्टर्ब हो जाता है, तो वही हुआ इरफान के साथ कि वो जो सारा एक इंसिडेंट हुआ उसके बाद ही मिस द 4 सेंटीमीटर पेग, उसकी वजह से वो सेकंड हो गया और पाकिस्तान की पोजीशन जो है वो दोबारा हम लोग ना 3rd के लिए इंडिया से आगे कंपटीशन में। उसमें अब कोच हमारे भाई हारून बंदयाल, मैं, हम लोग कह रहे कि यार अब सिंगल लाइन जो आप आगे बात कर रहे थे और वो भी तलवार के साथ थी, उसके ऊपर अब फाइनल रिजल्ट होना था।
इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला थर्ड पोजीशन और दूसरे तो नारे मार रहे थे कि पाकिस्तान वाला का हमने ना एक कर लिए। सर जब सिंगल लाइन शुरू हुई तो हमारी आखिरी टीम थी, तो इंडिया भागा तो उनके 2 बंदों ने पैग्स मिस कर दिए। हमें लड़के और जोश वाले हुए, जब ये भागे तो उस दिन सिंगल लाइन में हर एक को पेनल्टी पड़ी है सिवाय पाकिस्तान की। इन लड़कों का जज्बा, जोश एक पीक पे था और अल्लाह का नाम लेके जब इन्होंने घोड़े भगाए हैं तो गैप से लेके टाइम और परफेक्ट 100% इन्होंने हिट किया जी। और पाकिस्तान सेकंड आया विद द मार्जिनल पॉइंट्स, यानी सऊदीया वालों के लिए रिकैलकुलेट करना पड़ा वो सारा उनको, तो उसमें सऊदीया बिल्कुल मार्जिनल पॉइंट्स, वही जो एक पैक था मेरे ख्याल में उसने रिजल्ट जी 6 पॉइंट्स वाले की रिजल्ट से हुआ, हम सेकंड आए जी आउट ऑफ नोवेयर। और ये हुकूमती सतह पे हमने बहुत कोशिश की इस चीज़ को पॉइंट आउट करने की कि ये हमारी सरमाया हैं प्लेयर्स, और इनको देख के ही नए प्लेयर्स ने आना है। अगर इनको इज्जत और तकरीम मिलेगी तो पीछे से कोई नया प्लेयर इस अट्रैक्शन में आएगा कि यार ये गेम अच्छी है। तो ये 2 अचीवमेंट्स अल्लाह ताला ने जो मैंने सोची थी कि किसी ना किसी तरह अल्लाह दे, उसकी करम नवाजी से ये दोनों इवेंट जो थी अचीवमेंट्स ये अल्लाह ताला ने हमें 24 में दी। और एक तो देसी नेज़ाबाजी को रीजन्स में लाना, इंटरनेशनल नेज़ाबाजी को प्रमोट करना, मैनेज करना, और उधर आईटीपीएफ में एक अपना मुकाम बनाना। आज पाकिस्तान का अल्हम्दुलिल्लाह आईटीपीएफ के अंदर एक बहुत अच्छा मुकाम है। हम लोगों की बात सुनी भी जाती है और हमसे कंसल्ट भी की जाती है, और ये तब भी है कि हमारी एक तो टीम की परफॉर्मेंस और दूसरा हमने प्रूफ किया मैनेज करके इवेंट्स को कि हम कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह बेहतरी की, और कोशिश करेंगे इसको बेहतर से बेहतर और मजबूत से मजबूत तर करके जाएं, ताकि आने वाले जो लोग हैं वो कम से कम गलतियां सुधारने में टाइम ना ज़ाया कर दें। जिस तरह हमारा हुआ कि 2 साल तो हमें, साल 1.5 साल, 2 साल तो कह बैठा, लेकिन साल 1.5 साल तो ऐसा था कि चीज़ें समझने में ही लग गया, और ऊपर से इवेंट सर पे थे। लेकिन अल्लाह ने मदद की, और कोई इकॉनमी भी मुल्क की इतनी अच्छी नहीं है कि मैं कहूँ कि हमें धड़ाधड़ स्पॉन्सर्स या इवेंट्स मिल रहे हैं, वो भी आपको सूरत हाल का पता है। तो इस सारी डिप्रेस्ड सिचुएशन के अंदर हमारी फेडरेशन ने ना सिर्फ कामयाबी हासिल की है हर तरफ से, बल्कि लोगों को कोशिश की है कि हम आसानियाँ और अच्छी एक पोडियम, एक अच्छा प्लेटफॉर्म मुहैया कर सकें। ओपन ट्रायल्स के ज़रिए हम कोशिश कर रहे हैं अब कि नए से नए प्लेयर्स को हम इस गेम में, अंडर 21 टीम हमारी डेवलप हुई। आज अंडर 21 टीम के लिए 5 प्लेयर्स तो सिलेक्ट हैं, लेकिन पीछे 20-21 ऐसे नौजवान खड़े हैं जो कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ख़वातीन 5 सिलेक्टेड हैं, लेकिन उनके पीछे 10-15 अभी हैं जो कोशिश कर रही हैं कि हम भी हों। तो नेशनल टीम माशाल्लाह वैसे ही हमारे क्योंकि नेज़ाबाजी बहुत प्रमोट कर रही है, तो बहुत ज़्यादा काम हो रहा है और इंशाल्लाह इसमें कामयाबी होगी। अब हम कोशिश कर रहे हैं, नेक्स्ट टारगेट हमारा एफईआई डिसिप्लिन्स है, जिसमें शो जंपिंग और एंड्योरेंस राइडिंग शामिल है। और एंड्योरेंस तो खैर फिर थोड़ा सा पर्टिकुलरली इतना मुश्किल काम नहीं है, ऑर्गेनाइज करना मुश्किल है, लेकिन पार्टिसिपेट करना, इफ़ यू आर गुड हॉर्समैन, it's you are capable of doing that. शो जंपिंग इज़ अ वेरी टेक्निकल थिंग। कवानीन इसके इंटरनेशनल और हमारे ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमारी पूरी कोशिश और अनथक मेहनत की वजह से हमें AEF, एशियन इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन ने शो जंपिंग सेट दिया है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। उनका एक प्रोग्राम था, सॉलिडेरिटी प्रोग्राम, उसके ज़रिए हमने उसको बड़ी मुश्किल से कस्टम से छुड़वाया EFP ने। अब वो हमारे पास पड़ा है। अब इंटरनेशनल कोच आएगा तो वो उसका डिज़ाइन करेगा कोर्स कि ये किस तरह लगना है। फिर शो जंपिंग के घोड़े पाकिस्तान में नहीं है, क्योंकि ये पॉपुलर गेम नहीं है, लोग इंटरेस्टेड नहीं है। तो अब नेक्स्ट टारगेट मेरा और प्रेसिडेंट साहब का एक
नेज़ाबाजी को तो हम नहीं फॉरगो करने लगे, ये तो हमारी ब्लड लाइन के अंदर चल रही है, इसको तो मजबूत से मजबूत तक करेंगे। लेकिन जो एक गोल्स में गोल ऐड किया है वो ये है कि अब हमने शो जंपिंग को प्रमोट करना है, बच्चे तैयार करने हैं, इंटरनेशनल कोचेस को पाकिस्तान में स्पॉन्सर्स या जिस तरह भी हुआ लेकर आना है, ताकि इधर इस गेम को भी हम उतना ही मजबूत कर सकें जितना शो जंपिंग है। क्योंकि अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो इंटरनेशनल फोकस है वो शो जंपिंग में है। बहुत बहुत बड़े मेगा इवेंट्स होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि इंटरेस्ट नहीं है, लोग अफोर्ड कर सकते हैं शो जंपिंग का घोड़ा, देसी घोड़ा 50-50, 20-20, 25-25 लाख का ले रहे हैं, घोड़ा अफोर्ड हो सकता है। इंटरेस्ट डेवलप करना असल मेन इशू है। उसके लिए इंस्टीट्यूट्स, उसके लिए हमने मुख्तलिफ इदारों के साथ रब्ता करना है, और अगला टारगेट ये है, गर्मी थोड़ी सी कम होती है तो हम लोग नेक्स्ट टारगेट जो है वो शो जंपिंग को ही कर रहे हैं, ताकि हमारी फेडरेशन मजबूत हो हर गेम में। ओलंपिक डिसिप्लिन है शो जंपिंग, और हमें उम्मीद है कि नेज़ाबाजी आएगी, वो आई तो फिर तो इंशाल्लाह एक उम्मीद होगी मेडल की। लेकिन इसके अंदर भी हम इस तरह मेहनत करेंगे कि हमारा प्लेयर जो है कम अज़ कम गुड परफॉर्मर्स टॉप 10 के अंदर तो आए, और वो लाने के लिए मेहनत ज़रूरी है। उसका अब हम एक प्लान कर रहे हैं जी, पेपर वर्क कंप्लीट है, अब उसको एग्जीक्यूशन की तरफ जाना है, मौसमी हालात ठीक होते हैं तो इंशाल्लाह। सर माशाल्लाह बड़ा डिटेल्ड आपने ईएफपी की जितनी भी आपकी कोशिशें, आपकी टीम की कोशिशें, आपने बड़ा डिटेल्ड जो है वो हमारे साथ शेयर किया। आर्चरी को भी सर मेरे ख्याल में ईएफपी ने ही पाकिस्तान में स्टार्ट कराया है, आर्चरी के बारे में भी थोड़ा। सर एक आर्चरी जो थी उसके बारे में मेरे इल्म में भी यानी कि उसकी नो हाउ नहीं थी। आर्चरी की, हॉर्सबैक आर्चरी की एक डिफरेंट स्टाइल, डिफरेंट कैटेगरी, डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट है। उसको अप्रोच करना, घोड़े इज नॉट एन इशू इन दैट, लेकिन उसके वो जो टेक्निकलिटीज हैं वो बहुत ज़्यादा है। आर्चरी इटसेल्फ जो गेम है, अगर आप उसको देखें तो वो भी बड़ी महारत की बात है। फिर अगर आप घोड़े पे वो कर रहे हैं तो इट टेक्स 2 टाइम्स ऑफ योर स्किल्स, और जिसको आप कहते हैं कि आपकी वेरी शार्प जो है ना जी, वो इंस्टिंक्ट्स होने चाहिए कि आप एकदम से रिस्पॉन्ड करें। जो बहुत मुश्किल काम था, लेकिन पाकिस्तान में उमर सलीम साहब ऑलरेडी एक तो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सके थे ईएफपी के ही प्लेटफॉर्म से इंटरनेशनली, दूसरा उन्होंने कोर्सेज वगैरह भी किए हुए थे, लेकिन ही वाज सोल पर्सन हु वाज ट्राइंग टू डेवलप दिस गेम। हमें 2024 में जब वाफ ने ईमेल्स की और उन्होंने कहा जी कि हम लोग अब क्योंकि एफईआई डिसिप्लिन्स के अंदर हम काउंट होने लग पड़े हैं, तो आप हमें हमारे साथ एमओयू साइन करें। वो एक प्रॉपर एमओयू साइन हुआ। फिर हमने लास्ट ईयर समर्स में इस्लामाबाद के अंदर वाह सिटी के अंदर एक कैंप कंडक्ट किया। उधर से ईरान से जो वाफ के इंस्ट्रक्टर थे अली गोरचान, वो आए, साथ उनके वाफ के सेक्रेटरी जनरल आए कतर से। उन दोनों ने आके इधर बच्चों को ट्रेन किया, और ना सिर्फ प्रैक्टिकली ट्रेन किया बल्कि उनको थ्योरेटिकली भी उन्होंने कोर्सेज करवाए, बैजेस दिए, जो पहली दफ़ा हुआ। उसके बाद फिर उन्होंने कहा जी कि आपको इवेंट कराएं प्रॉपर, ताकि हम लोग आपको मज़ीद इसके अंदर सहूलत या मज़ीद आपको एजुकेट कर सकें। तो डायरेक्टली पाकिस्तान वेंट फॉर द वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स, जो हमने बड़ी अचीवमेंट है। से जो हमने फरवरी के अंदर कंडक्ट कराया, और उसमें ना सिर्फ इंटरनेशनल टीमें आईं बल्कि वाफ के वाइस प्रेसिडेंट और वाफ की एक पूरी टीम आई। और हमने जिस तरह वो कोर्स बनाया, जो उसके बाद टारगेट्स और वो सारा एक प्रोसीजर था, जो हमें 4 नहीं 1 महीना लगा उसके ऊपर काम करने में, टीम को एजुकेट करने में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इट वेंट वेरी स्मूथली। और वाफ ने उसकी तारीफ की, बल्कि तारीफी सनद हमें भेजी कि जी इट वाज कंडक्टेड वेरी वेल, क्राउड, राइडर्स और एवरीथिंग। अब क्योंकि वो एक इवेंट हुआ है इंटरनेशनल, पाकिस्तान टीम जो है वो 5 लड़कों की डेवलप हुई है। उमर सलीम साहब जो मेन बंदे थे, उन्होंने पाकिस्तान टीम को हेल्प आउट की है, फैसिलिटेट की है, लेकिन साथ साथ उनके स्टूडेंट्स ने भी
इंटरेस्ट लेना शुरू किया EFP में कि अब ये हमारी गेम प्रमोट हो रही है। तो इस वक्त 22 से 30 के दरमियान जो है जी रेशो, वो हमारे पास रजिस्टर्ड आर्चरर्स की मौजूद है, जो एक अच्छा नंबर है। और अभी इसके अंदर और प्रमोशन होगी जब हम इंटरनेशनल लेवल पर 1-2 इवेंट्स और कंडक्ट करवाएंगे या अपनी टीम को किसी जगह पे भेजेंगे। तो इसमें ख़वातीन आर्चरर्स भी शामिल हैं, जो मेरे लिए जो है एक बड़ी खुशी की बात है कि हम लोग वो जो जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं वो हमारी फेडरेशन में सबसे ज़्यादा है कि जिस जिस गेम को हम डिसिप्लिन को प्रमोट कर रहे हैं उसमें मर्दों के साथ रिलेटिवली कम रेशो पे लेकिन ख़वातीन भी मौजूद हैं, और उनके घर वाले, उनके रिश्तेदार और उन तमाम को मैं इस बात पे सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को हमारे ऊपर एतमाद करते हुए इस काबिल समझा कि वो पार्टिसिपेट करवाएं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम उनके एतमाद पे कोशिश कर रहे हैं पूरा उतरें और इस चीज़ को प्रमोट करें ख़वातीन में भी। अमीर साहब, नए आने वाले जो राइडर्स हैं उनके बारे में कोई आप मैसेज देना चाहते हो, उनको उनको गाइडलाइन देना चाहते हो तो काइंडली वो शेयर कीजिए। देखिए जी, 3 चीज़ें मैं बेसिकली बताऊंगा। एक बताऊंगा बीइंग अ सेक्रेटरी जनरल। बीइंग अ सेक्रेटरी जनरल में तमाम अपने यंग राइडर्स जो अपनी कोशिशें कर रहे हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर आगाही के साथ अपनी मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह ताला यू विल गेट द रिजल्ट्स, यू विल बी पार्ट ऑफ पाकिस्तान टीम। अगर आपने मेहनत की, मेहनत के साथ अपने आप को एजुकेट किया, क्योंकि रूल्स दिन ब दिन बदलते हैं। तो ये गेम पाकिस्तान में तो सदियों से एक ही रवायत को लेके चल रही है, पगड़ी पहन रहे हैं तो पगड़ी पहनेंगे, लेकिन दूसरी दुनिया में चीज़ें, गैजेट्स चेंज हो रहे हैं। तो हमें एक तो सबसे पहले यंगस्टर्स को बताना है कि वो अपने आप को फुली एजुकेट रखें। और जितने आजकल हमारे ये जो आगे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, इट्स नॉट हार्ड टू बी एजुकेटेड इन रिगार्ड टू इंटरनेशनल के लोग क्या नो हाउ आपको पता होनी चाहिए। दूसरी बात मैं ये करूँगा, बीइंग अ टेंट पैगर, बीइंग एन इक्वेस्ट्रियन पर्सन, या आप समझें घुड़सवार, के कोशिश जारी रखें। अब इसको शौक बनाया है तो शौक को शौक की हद तक नहीं, जुनून की हद तक लेके जाएं कि आपके अंदर परफेक्शन आए। और परफेक्शन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आपकी हार जीत पार्ट ऑफ गेम है। आप अगर आज हारे हैं, कल इंशाल्लाह आप जीतेंगे और ज़रूर जीतेंगे। देखना ये है कि आपने जीतना है तो क्लास के साथ जीतना है। आपका सीट, आपकी राइडिंग स्किल्स, आपका घोड़ा, ये सारी चीज़ें जो है ऑलमोस्ट टू परफेक्ट होनी चाहिए ताकि कोई तनकीद करने वाले के पास गुंजाइश ना रहे आपके जीतने के बाद। तीसरी बात जो है वो ये मैं करूँगा कि जानवर है घोड़ा, जिसके ऊपर ये सारी की सारी हमारी इक्वेस्ट्रियन गेम्स डेवलप होती हैं, इसका ख्याल रखें, इसकी खिदमत करें, और अच्छा जानवर ही आपको अच्छी गेम कराएगा। तो आपने जिधर अपने आप को प्रमोट करना है, अपने आप के ऊपर इतने पैसे लगाने हैं, उधर आप जानवर की देखभाल और उसके लिए भी कोशिश रहें कि इसको भी हमने इतना ही हिस्सा देना है गेम का, खिदमत का, जितना मैं एक एज ए राइडर करता हूँ, क्योंकि वो हमारा इसमें 50% का शराकतदार है। तो ये 3 चीज़ें जो हैं बेसिक है। इसमें सबसे बड़ी बात यही है कि आप अपने घुड़सवारी को दिन ब दिन एजुकेट करके इम्प्रूव करने की कोशिश करें, प्रैक्टिकली भी, थ्योरेटिकली भी। जैसे कहा, स्काई इज़ द लिमिट। एक बंदा पुल सवारी नहीं है, ये आपको मुख्तलिफ लोगों से ही सीखने को मिलती है और फिर एक्सपीरियंस करके सीखने को मिलती है। तो यही मैं अपने यंग राइडर्स को कहूँगा कि ये अगर आप एक मेला जीत गए हैं तो आप पुल नहीं है, अभी बहुत आगे चीज़ें हैं जो सीखने को है। जी नाज़रीन, ये थे मियाँ असद हयात साहब, सेक्रेटरी जनरल EFP। इनके साथ सैर गुफ्तगू हुई पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज के लिए, पाकिस्तान की टेंट पैकिंग के लिए। बहुत सी इन्होंने कोशिशें की
अचीव भी हुआ और आगे भी कोशिश कर रहे हैं। अगले पॉडकास्ट तक के लिए इजाज़त दीजिए।